जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक ली जिसमें युवा राजपूत सभा के लोग, बीजेपी के कई बड़े जो डेलीगेट्स थे वो, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी को जो है अप्रूव कर लिया गया। अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद से ऑफिशियल हॉलीडे जो है जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 1948 से पहले महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी होती थी और ये अभी तक बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन क्या वजह हुई कि 1948 में, जो कि कई दशकों से जो छुट्टी चल रही थी, वो एकदम से उसे कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद लगभग 75 साल डोगरों को इसके ऊपर जो है वो जंग लड़नी पड़ी और अब जाकर उनको जो है छुट्टी मिली है। मेरे साथ डॉक्टर सुमेर खजूरिया हैं, ऑथर हैं, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं और काफ़ी गहन इन्होंने रिसर्च किया है अगर हम महाराजा हरि सिंह की बात करें या फिर 48 से पहले जो सिनेरियो था उसके ऊपर। सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा जेके न्यूज़ वायर पर। सर धन्यवाद। सर, जिस तरह से कल आपने भी देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छुट्टी अप्रूव कर दी, अब नोटिफिकेशन आएगी, देन ये गवर्नमेंट गजट में जो है उसकी हॉलीडे जुड़ जाएगी। लेकिन 1948 से पहले छुट्टी होती थी वो कब से हो रही थी और कौन है वो छुट्टी रद्द करवाने वाला जिसकी वजह से डोगरों को जो है वो पिछेड़ दिया गया था पीछे? देखिए, 1947 से पहले ये सबको पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट सॉवरेन स्टेट थी। लेकिन ये कौन सी वजह थी कि महाराजा हरि सिंह की डिस्पाइट बीइंग अ रूलर उसकी छुट्टी रखी गई? वो महाराजा ने खुद नहीं की, उसकी काउंसिल के पास यहाँ जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों ने उनको कैसे दरख्वास्त की थी कि महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया है और एक मिसाल कायम की कि वो सच्चे देशभक्त हैं। वो आज़ादी की मूवमेंट में वो भारत के साथ रहना चाहते थे और इसी कारण से 1931 के बाद जब इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ एड्रेस की नवंबर 1930 में, उसके बाद जो थी वो छुट्टी जो थी वो डिक्लेयर हुई है। वो महाराजा ने नहीं की थी, वो यहाँ की काउंसिल ने की थी और काउंसिल जो थी वो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती थी। उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर हो गए उन्होंने ये जो थी वो छुट्टी मंजूर की थी। सर, लेकिन अगर हम बात करें कौन था, अगर 31 से लेकर 1948 तक छुट्टी होती थी तो उसके बाद क्या हो गया कि छुट्टी रद्द हो गई और क्या वो महाराजा हरि सिंह के जाने के बाद, भारत जम्मू कश्मीर से जाने के बाद तब ये छुट्टी जो है उसे कैंसिल कर दिया गया था? हाँ, इसमें जो छुट्टी कैंसिल करने के पीछे जो सबसे जो बड़ा हाथ था वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको पूरा संरक्षण जो था, पूरी सपोर्ट जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उसकी शय पर उन्होंने यहाँ की छुट्टी कैंसिल करने का खुद ही वो निर्णय लिया था। और वो कब लिया? जब महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को 20 जून 1949 को यहाँ छोड़ के बम्बे में गए। उसके बाद जो थी ये 1949 के बाद ये छुट्टी बिल्कुल जो थी वो ख़त्म कर दी गई और उसके लिए जिम्मेवार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और दूसरे, मैं उस समय की जो दिल्ली की सरकार थी उन्हें जिम्मेवार समझता हूँ। लेकिन सर, अगर उस समय छुट्टी जब रद्द की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, तो उस समय यहाँ पर जो भी डोगरा शासक मतलब जो लोग थे मेन, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्या उन्होंने उस चीज़ को अपोज नहीं किया कि महाराजा साहब की छुट्टी होती थी, अब रद्द क्यों कर रहे हैं? देखिए, उस समय अगर इस पे जाएं, यूं ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 5 मार्च को यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बने 48 में। उसके बाद इन्होंने अपने रंग जो थे वो चेंज करना शुरू कर दिए, डोगरों को दबाने की कोशिश की गई। आप याद कीजिए, अगर उस समय प्रजा परिषद की एजिटेशन हुई, वो उसी जो थी वो उनकी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी
लोगों को दबाने की, कुचलने की जम्मू के डोगरों को, वही एजिटेशन चली थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस समय जो था हमारा कुछ पेश नहीं चल पाई। 31 की प्रजा परिषद को भी फेल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने बहुत कोशिश की। बेशक उसके बाद 53 में उनकी आंखें खुली और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी अंदर करना पड़ा। अगर हम बात करें महाराजा हरि सिंह इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और अभी 75 सालों तक मांग रही कि छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, और अभी इस समय अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इस आवाज़ को ज़्यादा उठाया गया, तो कितने इंपॉर्टेंट है महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के लिए? और जो लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से एकदम से चले गए, उन लोगों को पीछे की बातें पता नहीं है, तो आखिरकार कितने इंपॉर्टेंट है महाराजा हरि सिंह? महाराजा हरि सिंह, अगर मैं उनके जन्म से ही उनका करैक्टर पर जाऊँ तो वो, मैं ये समझता हूँ कि उनके एक एक कतरा जो था खून का, उसमें देशभक्ति जो थी भरी हुई थी जी। उन्होंने, मैं कुछ चीज़ों पे ये भी कहूँ कि वो ना अपने पिताजी के पर गए और ना ही वो किसी और रास्ते पे गए। उनका एक ही रास्ता था कि मुझे देशभक्त रहना है। हालांकि महाराजा हरि सिंह का जन्म पोषण, वो जो ग्रो अप हुए हैं, वो वेस्टर्न कल्चर में हुए थे और अंग्रेज़ों को बड़ी उम्मीद थी कि ये शायद वेस्टर्न कल्चर में रहकर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि जो यहाँ हमारी मदरलैंड है भारत, इसके प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। इनका सबसे जो है, मैं कुछ अंश जो है मैं गिन के बताता हूँ। सबसे पहले महाराजा प्रताप सिंह जो इशूलेस थे, उसकी जगह हेयर अप्रेंट जो थे वो महाराजा प्रताप सिंह ने इनको, हरि सिंह जी को डिक्लेयर किया था। ये युवराज जो थे वो डिक्लेयर्ड युवराज थे और यूं ही ये अपनी पूरी ट्रेनिंग करके 1922 में यहाँ जम्मू कश्मीर में अपने रियासत में आए। तो प्रताप सिंह जी ने इनको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लिए काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया और एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने अपनी पावर खर्च करके उन्होंने क्या किया कि वो एक्सरसाइज ऐसी पावर की कि जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि यहाँ मेरी जम्मू कश्मीर में बाहर का आदमी आकर यहाँ नहीं अपनी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकता है। और इसको मैं सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको आज गुप्कार गैंग जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, वो जो यहाँ स्टे सब्जेक्ट की बात जो आती है, जो बाहर का आदमी नहीं था, वो भारत के लोगों के लिए नहीं था, वो अंग्रेज़ों के लिए था। क्योंकि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी रही है कि जहाँ भी हिल स्टेशन अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर अपनी कोठियाँ बनाएं और यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस करें। महाराजा ने उनको रोकने के लिए पहले सर्कुलर ऑर्डर निकाला, फिर उनका राज तिलक जब हुआ 26 में, फिर उन्होंने दूसरा ऑर्डर एज राजा जो है सर्कुलर ऑर्डर निकाला और 1927 में बाज़ाब्ता रूल बनाकर स्टे सब्जेक्ट का जो था वो लॉ बनाया। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं कह रहा हूँ कि ये भारत के लोगों के लिए नहीं था, उसके लिए 1932 का आप फिर जो है मॉडिफिकेशन उस स्टे सब्जेक्ट की कीजिए। उसमें उन्होंने बोला है कि मेरी स्टेट में कोई भी भारतीय इजाज़तनामा और रियायतनामा के बेसिस पर यहाँ ठहर सकता है, यहाँ ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ बिजनेस कर सकता है। और 32 के बाद काफ़ी लोग जो हैं, इनमें केसी फैमिली भी जो है वो उसी वक्त आई थी, काफ़ी फैमिलीज आकर जो है यहाँ जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, अपनी स्टेट को बढ़ावा, जो प्रोग्रेसिव स्टेट जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए महाराजा ने किया 1932 में। वो साबित करता है कि वो खाली अंग्रेज़ों के लिए था, कभी भी वो महाराजा की ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ, अगर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो कश्मीर के जो हैं मुसलमान, 31 की बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट है कि उस वक्त वो कुमनल इस किस्म के हुए थे। वो कहते थे हमारे मुसलमान जो भाई हैं, बेशक आप लाहौर से लाइए,
वेस्ट पाकिस्तान से लाइए, जहाँ से मर्जी लाइए, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, नॉन स्टेट सब्जेक्ट के लिए अगर लड़े हैं तो वो कश्मीर के मुसलमान लड़े हैं, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी उसी के एक अंग थे। और ये एक्सप्लॉइट करते रहे। हाँ, ये महाराजा की जो इम्पोर्टेंस जो आ जाती है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब महाराजा गद्दी पर बैठे, उन्होंने कहा कि एज किंग आई हैव नो रिलीजन, मेरा रिलीजन खाली जस्टिस होगा। सबसे जो थी वो डिक्लेरेशन थी उस समय। दूसरी उनकी डिक्लेरेशन वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों गिनेंगे कि पूरे भारत के जो प्रिंसेस थे उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चुना इनको, और उनको बोला कि आप हमारी तरफ से जो हमारी काजेज़ हैं, जो ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट है हमें क्रश करने की कोशिश कर रही है, हमारा जो है वहाँ अपना जो हमारा जो केस है आप जो है वो इंग्लैंड में रखें। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो बात आती है, उस समय महाराजा हरि सिंह ने जो वहाँ प्लीड किया है वो पूरे भारत के जितने भी प्रिंसेस थे उनके बिहाफ पे किया है। और उसकी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोली है वो देखने वाली है। महाराजा ने उस समय ये बोला कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, इसी धरती पे बड़ा हुआ हूँ, और मेरा एक एक कतरा जो है इस धरती माँ के लिए अर्पित है। अगर कल को जहाँ तक ट्रीटीज़ की बात है हमारी और अंग्रेज़ों की, उसके लिए हम बंधक हैं, हम बिल्कुल उसको कंप्लाई करेंगे। लेकिन आज़ादी की मूवमेंट होगी तो सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, जैसे बाकी भारतीय हैं ऐसे ही मैं जो है अपनी धरती माता के लिए लड़ूंगा। इसी कारण उस समय के लोगों ने, यही हमारे जम्मू कश्मीर का एक गर्व की बात आती कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने पूरे भारत के पूरे जितने भी जो हमारे राजा थे उनको प्लीड किया और अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया। सबसे बड़ी दूसरी बात महाराजा की ये जो है ये देशभक्ति, उस समय दो इंस्टेंसेस और मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले महाराजा जब यहाँ पर उनका राय तिलक हुआ फरवरी में 1926 में, उसके बाद ये अप्रैल में वहाँ श्रीनगर गए। श्रीनगर जाते ही उन्होंने देखा कि श्रीनगर की रेजिडेंसी पे वहाँ जो इंग्लैंड का झंडा चढ़ा हुआ था उस ग्राउंड पे, उन्होंने जाते ही उस झंडे को उतारा। उसने कहा मेरी रियासत में यहाँ पर अंग्रेज़ों का झंडा नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी जो है अमृतसर ट्रीटी के खिलाफ है, क्योंकि हम 7 स्टेट हैं। पहला नंबर उनका ये स्टेप था। नंबर 2, 1926 में ही यूं ही सेक्रेटरीट सर्दियों में यहाँ वापस आए अक्टूबर नवंबर में। जम्मू में रेजिडेंसी रोड जो आप कहते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी का पूरा वहाँ तंत्र था, उसको महाराजा ने बंद करवा दिया। उसने कहा, उस वक्त उन्होंने एक ही कहा कि हमारे एक ही आपके साथ जो थी कमिटमेंट थी कि एक रेजिडेंसी बनाएंगे। आपने श्रीनगर चूज़ किया, हम जम्मू में नहीं करने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की रेजिडेंसी बंद होने के बाद सियालकोट से ये अंग्रेज ऑपरेट करते रहे, जहाँ महाराजा ने नहीं करने दी। ये सबसे जो थी डेयरिंग स्टेप थे। डेमोक्रेसी की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने कई अहम निर्णय लिए, तो साफ तौर पे ये पहले ही दिखाता ना कि भारत के आज़ादी से पहले ही जो डेमोक्रेसी है उसे महाराजा हरि सिंह चला रहे थे, उसको बखूबी चला रहे थे, उनको वैसे चलाना भी आता था। लेकिन वो एक प्रॉपर एक षड्यंत्र करके कॉन्स्पिरेसी रच के उनके खिलाफ ये पूरा 1947-48 का दौर आया, जिसमें उनको यहाँ से जाना भी पड़ा और छुट्टी भी रद्द की। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो कितने अच्छे वो डेमोक्रेसी में थे महाराजा हरि सिंह? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, जम्मू कश्मीर वाइद फर्स्ट स्टेट थी जहाँ पर डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन जो था यहाँ पर खड़ा किया महाराजा ने जी। और ये 1939 में किया। पहली प्रजा सभा को उन्होंने जब एड्रेस किया, उस समय के हालांकि उस वक्त जो था एक एक्सपेरिमेंट था, कुछ चुने हुए थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए रिफॉर्मेटिव स्टेप जो था 1939 में लिया और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया।
उसमें उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि आप लोगों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को आगे चलाना है, मुझे गाइड करना है, मैं इंसाफ प्राप्त कर सकूं। उन्होंने कोई कुमनल बात नहीं कही। उस समय ही 75 सीटें हुआ करती थी टोटल, और उसमें सभी वर्ग के लोग जो थे उसमें थे। उसके बाद फिर जो था वो 1990 संवत में पहला बना, उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर जो था 1942 में फिर उन्होंने रिफॉर्मेटिव वो किया, और इसको पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक वे से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया। उसमें बड़ी चीज़ें जो थी, जिसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से अलग किया, इन्होंने रिफॉर्मेटिव और एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें ली। महाराजा ने यहाँ तक के वो इतने जो थे लोगों के प्रिय थे, जहाँ तक जो वो रिकॉर्ड दिखाता है कि उसमें कश्मीर के मुस्लिम जो थे वो इनकी कसम नहीं खाते थे। ये बात अलग है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने वो चाल चलाकर दिल्ली के साथ मिलकर ये सारा जो था षड्यंत्र रचा और महाराजा को निकाला, और वो भी इस के लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो था केस चल रहा है, तो आप बीमारी का बहाना लेके जाइए, हफ्ते के बाद आप आ जाना। लेकिन उसके बाद नहीं आने दिया। पंडित नेहरू यहाँ पर आज़ादी के बाद, ये 60s की बात है, 60 के आसपास, यहाँ वो सुंजा में जो ही ये जो दिल्ली में ये जम्मू में आए, तो वहाँ एड्रेस करते हुए लोगों ने कहा महाराजा को वापस आए। उन्होंने कहा नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। कारण क्या था कि महाराजा अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में वापस आता तो महाराजा साहब की इतनी पॉपुलरिटी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे।